हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नेत्रपाल सिंह। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हम सबसे पहले जानेंगे कि क्लास 12 की फिजिक्स में कितनी यूनिट हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 12 की फिजिक्स में 10 यूनिट हैं, जिसमें सबसे पहली यूनिट हमारी स्थिर वैद्युतिकी है, जिसका अंक भार 7 नंबर का है। जिसका अंक भार कितने नंबर का है? 7 नंबर का। ठीक है, सबसे पहले ये हम जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में हम सुनेंगे। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उससे होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उससे होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक चीज देखी कि आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर। आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उससे होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का जो सिद्धांत है या जो क्षेत्र है वो कहां तक फैला हुआ है, हम ये भी जानेंगे। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग, स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि इसका दैनिक जीवन में कहां उपयोग किया जा रहा है। इसका दैनिक जीवन में कहां उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम बता सकें कि इस क्षेत्र का इस क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपकी जो फोटोस्टेट मशीन होती है, फोटोस्टेट जो मशीन होती है, उनमें स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 बात, जो प्रिंटर मशीन होती है, इनसे प्रिंट निकलता है, प्रिंटर मशीन जो होती है उनमें स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 बात, जो आपके पास स्थिर वैद्युतिकी मेमोरी जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी जो होती है, वहां पर भी स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी मेमोरी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी में भी किसका प्रयोग किया जाता है? स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उससे होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि स्थिर वैद्युतिकी मतलब जो आवेश इसमें प्रयोग किया जा रहा है वो आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। जो आवेश इसमें प्रयोग किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांतों का प्रयोग हमने देखा कि फोटोस्टेट जो मशीन होते हैं, जो आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करती है? स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरी बात, जो प्रिंट निकलता है कंप्यूटर के माध्यम से, हम जो प्रिंट निकलवाते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरी बात, जो स्थिर वैद्युतिकी मेमोरी होती है, जिन्हें आप माइक्रोचिप कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। तो उनमें भी किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कभी कभार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि फोटोस्टेट जो मशीनें होती हैं वो भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए वो किस पर काम करती हैं? स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया सभी के? आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, इसके जस्ट बाद हमें आप पढ़ेंगे आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। जस्ट बाद इसके हम पढ़ेंगे आवेश।
तो हम ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो ये अब यहाँ से रोचक होती जाएगी। देखिए, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। कौन सा चैप्टर है? विद्युत क्षेत्र। और जब विद्युत आती है तो वहां पे क्या आता है? आवेश आता है। क्या आता है? आवेश। तो ध्यान दीजिए, हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश की पूरी डिटेल जानेंगे। आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं इसको? चार्ज कहते हैं, आवेश। तो थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास में जाएंगे और इतिहास में थोड़ा देखेंगे कि आवेश की खोज कैसे कैसे हुई, क्या चीज है आवेश और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए, आवेश क्या होता है कि सबसे पहले जो थेल्स वैज्ञानिक था, एक थेल्स था जो गणितज्ञ था, उसने क्या देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ जो है, एक अंबर नामक जो पदार्थ है, अंबर नामक का जो पदार्थ है, उसके अंदर अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है? अपनी से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है। तो उसे हमने क्या कहा? आवेश। उसे हमने क्या कहा? आवेश कहा। देखिए, डेफिनेशन की बात करते हैं। आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जो अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ध्यान देना, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। ध्यान देना, हम परिभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं इसकी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है, जो किसी अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है, आवेश कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास आवेश। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे इसकी हम लोग। हमारे पास बहुत सारी परिभाषाएं आवेश के बारे में। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वस्तु विद्युतमय और चुंबकीय हो जाती है, क्या कहते हैं इसको? आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वस्तु विद्युतमय और चुंबकीय हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो एक चीज में मैं क्लियर कर देता हूं कि जो आवेश है वो केवल पदार्थ का गुण है। किसका गुण है? पदार्थ का। क्योंकि आवेश हमेशा पदार्थ पर ही आता है। आवेश किस पर आता है? पदार्थ पर ही आता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वस्तु विद्युतमय और चुंबकीय हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वस्तु विद्युत व चुंबकीय हो जाती है, विद्युत व चुंबकीय हो जाती है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश।
तो आवेश के बारे में हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है आवेश कहलाता है। दूसरी परिभाषा हमने देखी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वस्तु विद्युत व चुंबकीय हो जाती है आवेश कहलाता है। और सिंपल परिभाषा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी कि धारा और समय के गुणनफल को, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा और भी जान लेते हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या चीज है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थेल्स और गिलबर्ट नामक जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को जब किसी वस्तु से रगड़ा जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि अंबर नामक पदार्थ किसी अन्य हल्की वस्तु को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। लेकिन हमने किताबी परिभाषा सीखी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे किसी वस्तु विद्युतमय या चुंबकीय हो जाती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वस्तु विद्युत व चुंबकीय हो जाती है आवेश कहलाता है। क्लियर यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? तो हम थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं आवेशों के प्रकार। देखिए आवेशों के प्रकार क्या होते हैं, ध्यान देना। आवेशों के प्रकार हम देखेंगे किस तरह से आवेशों को बांटा गया है और क्यों बांटा गया, ये भी हम जानेंगे। देखिए इधर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। तो देखिए यहां पे हमें क्या देखना है कि आवेशों के प्रकार। अब हमें नहीं पता था कितने प्रकार के आवेश हैं, लेकिन हम देखेंगे प्रयोग के द्वारा कि कितने प्रकार के आवेश हैं। देखिए बाद में जब रिसर्च चलती गई तो वैज्ञानिकों ने रिजल्ट निकाला कि जब कांच की छड़ को, ध्यान देना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। ध्यान देना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या जाती है, आवेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, तथा एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ क्या जाती है, आवेशित हो जाती है। इन दोनों छड़ों पर आवेश भिन्न भिन्न प्रकार का आता है। इन दोनों छड़ों पर आवेश भिन्न भिन्न प्रकार का आता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही छड़ों पर आवेश अलग अलग प्रकार का है। अब प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जब कांच की छड़ को आपस में रगड़कर एक धागे से टांगा जाता है, एक धागे से बांधकर टांगा जाता है। देखिए तो हमने ये कांच की छड़ है और इसको हमने बांध दिया है, ध्यान देना इधर। जब कांच की छड़ को धागे से बांधकर लटका दिया जाता है और इसके पास एक अन्य कांच की छड़ लाई जाती है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान देना कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेशित। तथा जब रगड़ी हुई कांच की छड़ को किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाता है और उसके पास एक दूसरी कांच की छड़ लाई जाती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार जब एवोनाइट की छड़ को रगड़कर किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाता है और इसके पास एक दूसरी एवोनाइट की छड़ लाई जाती है, दूसरी एवोनाइट छड़ लाई जाती है तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान देना इधर कि जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाता है और इसके पास किसी दूसरी एवोनाइट की छड़ को पास लाया जाता है तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार किसमें हो रहा है, कांच की छड़ में हो रहा है कि जब एक आवेशित कांच की छड़ को धागे से बांधकर आपस में लटका दिया जाता है और इसके बाद दूसरी कांच की छड़ लाई जाती है तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन हमने तीसरे स्टेप में क्या देखा कि जब एक कांच की छड़ के पास एक एवोनाइट की छड़ लाई जाती है, एक एवोनाइट की छड़ लाई जाती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आपने देखा कि जब कांच की छड़ के पास एवोनाइट की छड़ लाई जाती है तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं पूरे प्रयोग को। हमें आवेशों के प्रकार के बारे में जानना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है तथा एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इन दोनों छड़ों पर आवेश भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। अब किस प्रकार का पाया जाता है, हमने देखा कि जब एक कांच की छड़ को आवेशित कर किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाता है और इसके पास दूसरी कांच की छड़ लाई जाती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, तथा एवोनाइट की छड़ को आवेशित कर किसी धागे से बांध दिया जाता है और इसके पास दूसरी एवोनाइट की छड़ लाई जाती है तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा अब हमने तीसरे स्टेप में क्या देखा कि जब एक आवेशित कांच की छड़ को धागे से बांधकर इसके पास एक आवेशित एवोनाइट की छड़ पास लाई जाती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था हमारे पास और ये स्टेप क्या था हमारे पास 3rd। तो आपने क्या देखा कि आवेश 2 प्रकार का आ रहा है। कितने प्रकार का आ रहा है, 2 प्रकार का। एक तो धनावेशित आ रहा है और एक क्या आ रहा है, ऋणावेशित आ रहा है। तो इसे हमने क्या कहा, कांच की छड़, ये भी किसकी है, कांच की है। ध्यान देना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एवोनाइट की है और ये भी किसकी है, एवोनाइट की है। ये कांच की है, ये एवोनाइट की है। ठीक है, तो आपने देखा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, धनावेशित और ऋणावेशित। कितना होता है, धनावेशित और ऋणावेशित। अब तुम पूछेंगे कि
कि साहब धनावेशित और ऋणावेशित ये कोई भौतिक विज्ञान के नाम तो नहीं है। देखिए कभी कभार बच्चे कभी कभार रोचक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये धनावेश और ऋणावेश भौतिक विज्ञान के नाम नहीं है, ये तो मैथ में यूज किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? मैथ में। तो ध्यान देना, इन आवेशों का जो नामकरण किया था, इन आवेशों का जो नामकरण किया था वो फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन ने। किसने किया? फ्रैंकलिन ने। वो मैं आपको बता देता हूँ किस आधार पे किया, क्योंकि हम लोग आगे स्टेप में या अगले टॉपिक में जानेंगे आवेशों के, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है आवेशों की। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि गणित में क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब दो समान नंबर जैसे कि +2 और -2 आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। +2 और -2 को आपस में जोड़ेंगे, जब बराबर नंबर को और विपरीत चिन्ह हो आपस में जोड़ा जाता है तो उसका हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। यही घटना से यहां हो रही है। वो कैसे हो रही है कि वस्तुओं को रगड़ने से पहले आवेश कितना है? 0। और आपस में जब रगड़ा गया तो आवेश उन पर क्या आ गया? आवेश आ गया। कितना आ गया? आवेश। लेकिन बराबर और विपरीत प्रकृति का आता है, बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उन पर आ जाता है। तो इसमें भी क्या स्थिति प्राप्त होती है? हमें 0 की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया और बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो जस्ट अ वेट, मैं थोड़ा सा पेन में इंक डाल लेता हूं। तो हमने देखा कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का आवेश होता है। वो हमने प्रयोग से इसको जाना। तो आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो देखिए क्या होता है? घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जस्ट छोटी सी परिभाषा है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए घर्षण विद्युत क्या होती है? नाम से मालूम पड़ रहा है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या होती है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनकी रगड़ने से जो विद्युत हमें प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से जो विद्युत हमें प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। देखिए मैं लिख देता हूं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके
रगड़ने से जो विद्युत प्राप्त होती है, जो विद्युत प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण विद्युत कहा जाता है। ध्यान देना कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनकी रगड़ने से जो विद्युत हमें प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए समस्या ये कैसे होता है। आपने देखा होगा बचपन में, या दो पत्थरों को आपस में रगड़ दिया जाता है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी। तो उसको हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। या आप कह सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब शुष्क मौसम होता है तो बालों में हम कॉम्ब करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्ब करते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों में थोड़ा हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना अच्छा पसंद करते हैं बजाय सिल्क के कपड़े के, क्योंकि कॉटन के कपड़े में घर्षण विद्युत नहीं होता है, इसलिए वो पहनने में कंफर्टेबल महसूस होता है। और सिल्क के कपड़ों में ये घर्षण विद्युत होता है जिससे हमें पहनने में क्या होती है? परेशानी महसूस होती है। हम कह सकते हैं कि हमें कंफर्टेबिलिटी महसूस नहीं होती है। क्लियर है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके रगड़ने से जो विद्युत हमें प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया था कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे? बिल्ली की खाल से, सॉरी रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, ठीक है। और एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा हमने? एबोनाइट छड़ है तो हमने किससे रगड़ा उसको? बिल्ली की खाल से। किससे? बिल्ली की खाल से, ठीक है। एबोनाइट छड़ को किससे रगड़ा हमने? बिल्ली की खाल से रगड़ा। क्लियर है? तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत हमें प्राप्त हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो इनके रगड़ने से क्या होता है? इनमें घर्षण विद्युत पैदा हो जाती है। तो समझ में आया घर्षण विद्युत क्या होती है? कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके रगड़ने से जो विद्युत प्राप्त होती है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे कभी बार पूछ लेते हैं कि सर हमें क्या पता कि कौन सी धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी, क्योंकि कांच की छड़ कैसी होती है? धनावेशित, और ये कैसी होती है? ऋणावेशित। जब ये धनावेशित है तो ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। जब ये ऋणावेशित तो ये क्या हो जाएगी? धनावेशित। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, वो होती है स्थिर वैद्युत की सारणी या सीरीज कह सकते हैं। स्थिर वैद्युत की सारणी क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान देना है इधर, मैं बता रहा हूं स्थिर विद्युत की सारणी। देखिए इसको थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है, बाकी कोई चीज नहीं है और आप बड़ी आसानी से आप इन चीजों को सीख जाएंगे। वो कैसे देंगे? कुछ हमारे पास पदार्थ हैं जिनको हम सारणी में यूज करते हैं। देखिए कांच, फेलानेन, ऊन, सिल्क, धातु, रबड़, कांच, फेलानेन, ऊन, सिल्क, धातु, रबड़, मोम, प्लास्टिक और गंधक। देखिए इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की सारणी। देखिए अब यहां को क्या देखना है कि किसी भी ऊपर वाले पदार्थ को जब आप नीचे वाले पदार्थ से रगड़ेंगे तो ऊपर वाला पदार्थ तो धनावेशित हो जाएगा और नीचे वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ऊपर वाला पदार्थ कैसा हो जाएगा?
धनावेशित और नीचे वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ध्यान देना, ये स्थिर वैद्युत सारणी होती है, बच्चों को याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कि ऊपर वाले पदार्थ को जब आप नीचे वाले पदार्थ से रगड़ेंगे तो ऊपर वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा और नीचे वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे कि कांच और फेराइट को रगड़ेंगे तो कांच धनावेशित हो जाएगा, कांच कैसा हो जाएगा, धनावेशित, फेराइट कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित। और फेराइट में ऊन को रगड़ेंगे तो ये फेराइट क्या हो जाएगी, धनावेशित, ऊन क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। सिल्क और धातु को रगड़ो, सिल्क क्या हो जाएगी, धनावेशित, धातु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। धातु और रबड़ को रगड़ेंगे तो धातु धनावेशित और रबड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत की सारणी। जब ऊपर वाले पदार्थ को नीचे वाले पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की सारणी कहते हैं। अर्थात ऊपर वाला पदार्थ धनावेशित और नीचे वाला पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए अब बेटा दोबारा से हम लोग आवेश पर लौट के चलते हैं और आवेश के बारे में हमें बहुत सारी चीजें जाननी है, क्योंकि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो स्थिर वैद्युत की है और पूरे यूनिट में हम लोग स्थिर आवेश का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, स्थिर आवेश का। देखिए इधर अभी हमने आवेश की परिभाषा पढ़ी थी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वस्तु विद्युतमय या चुंबकीय हो जाती है। क्योंकि समस्या क्या है कि जो आवेश है वो पदार्थ पर आता है। किस पर आता है, पदार्थ पर, और किसी जगह नहीं आएगा, ध्यान रखना, और कहीं पर नहीं आएगा। पदार्थ है तो आवेश आ जाएगा, अंत आवेश नहीं आएगा। जैसे मार कर लिया मैंने, इसको बालू से रगड़ा तो ये पदार्थ है, तो ये घर्षण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, मतलब आवेश आ जाएगा। दूसरी परिभाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आवेश है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें वस्तु अपने से हल्की वस्तु क्या करती है, आकर्षित करती है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें वस्तु अपने से हल्की वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो आवेश कितने प्रकार का पढ़ा था बेटा आपने, धनावेशित और ऋणावेशित। ये हमने प्रयोग के द्वारा भी स्पष्ट किया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आवेश 3 प्रकार का होता है, वो कैसे होता है, ध्यान देना इधर। नंबर 1 स्थिर आवेश। कैसा आवेश, स्थिर आवेश। अब इस बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 2 गतिशील आवेश, गतिशील आवेश। नंबर 3 होता है त्वरित आवेश। कैसा होता है, त्वरित आवेश। ध्यान देना, इस बार बोर्ड में पूछा गया था कि स्थिर आवेश के द्वारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के, स्थिर आवेश, गतिशील आवेश और त्वरित आवेश। देखिए स्थिर आवेश क्या करता है, ध्यान देना इधर। स्थिर आवेश से केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश से केवल क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान देना, इससे क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश से केवल क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं त्वरित आवेश से। त्वरित आवेश से क्या उत्पन्न होगा, ये दोनों तो उत्पन्न होंगे और इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न की जाती हैं। तो विद्युत
विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए आवेश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्थिर आवेश, और हमने आपको बताया कि स्थिर वैद्युतिकी में केवल इसके आवेश का प्रयोग किया जाता है, स्थिर आवेश का प्रयोग किया जाता है। गतिशील आवेश जो हम दूसरी यूनिट में प्रयोग करेंगे, धारा वैद्युतिकी में प्रयोग करते हैं, वहां पर आवेश कैसा हो जाता है? गतिशील। देखिए स्थिर आवेश मैंने आपको बताया था कि रगड़ने से पैदा होता है हमेशा। गतिशील आवेश आप देखते हैं जो आपके घरों में जो लाइट आती है वो कौन से आवेश के कारण आती है? गतिशील आवेश के कारण। जो तारों में जो धारा बहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, उसमें कौन सा चार्ज होता है? कौन सा होता है? गतिशील आवेश होता है। और त्वरित आवेश ये बहुत ही ज्यादा गतिशील होता है, और इसको हम लोग जो आवेश होते हैं विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा इसको त्वरित करते हैं, जैसे वांडीग्राफ जनरेटर होता है, साइक्लोट्रॉन होता है, इनके द्वारा आवेश क्या करते हैं हम लोग? त्वरित करते हैं। ठीक है, तो स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र पैदा करता है? विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। त्वरित आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? सभी की समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया आवेश 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन किताब में जो दे रखा है या किताब के रूप में हमने प्रयोगों से देखा कि जो आवेश था वो हमारे पास कितने प्रकार का आया था? 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। देखिए उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना इधर। नंबर 1 हमारे पास जो आवेश है वो है धन आवेश। कैसा है? धन आवेश। धन आवेश से पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और नंबर 2 हमारे पास ऋण आवेश। ऋण आवेश ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। धन आवेश क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो आवेश है वो पदार्थ पर आता है। किस पर आता है? पदार्थ पर। अब एक चीज बात सोचिए, आप लोग एक चीज सोचिए कि ऐसी क्या चीज है जिससे वस्तु जो है या जो पदार्थ है वो धनावेशित भी हो रहा है और ऋणावेशित भी हो रहा है। तो आपकी जानकारी में बता देता हूं कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अर्थात वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे धनावेश क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जब वस्तु को धनावेशित किया जाता है, जब वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो आप जानते हैं कि जब वस्तु धनावेशित होगी तो सॉरी एक चीज थोड़ा मिस्टेक हुई, धनावेशित कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। किसका किया जाता है? त्याग किया जाता है। ठीक है, रियली सॉरी। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित। अब मैंने पूछा आपसे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है या वस्तु पर जब धनावेशित आता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अब जानते हैं क्या कर रही है तो कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। ध्यान रखना, द्रव्यमान में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। क्लियर है? जो वस्तु धनावेशित होती है उसके द्रव्यमान में क्या आती है? कमी आती है। और धनावेश कब आता है? जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। क्लियर है? ऐसे हम ऋणावेश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए वहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं?
त्याग कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण करना। अब द्रव्यमान में यहाँ क्या आएगी, कमी आएगी, तो यहाँ क्या आएगी, वृद्धि होगी। तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ध्यान देना कि धनावेश और ऋणावेश दो आवेश थे हमारे पास। हमने धनावेश के अंदर पढ़ा कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। धनावेश कब आएगा, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगी, त्याग कर देगी। ऋणावेश कब आएगा, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी। यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। नेक्स्ट है कि ऋणावेश। ऋणावेश में क्या होगा, वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, ग्रहण करेगी और इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास हमने धनावेश और ऋणावेश के बारे में जाना। मैंने आपको बताया था कि इनका जो नामकरण है, आवेश का जो नामकरण किसने किया था, 1750 में फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किस आधार पर किया, गणित के आधार पर। किसके आधार पर, गणित के आधार पर। क्योंकि आप जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश कोई भौतिक विज्ञान के नाम तो नहीं है, ये केवल किसमें चलते हैं, गणित में चलते हैं। गणित में आप जानते हैं कि ऋणावेश धनावेश क्यों कहा गया, कि वस्तु को रगड़ने से पहले भी आवेश कैसा है, जीरो है, और रगड़ने के बाद भी कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि रगड़ने के बाद भी दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का विपरीत आवेश आ जाता है, इसलिए आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म। ध्यान देना, आवेशों के गुणधर्म देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखिए, हमें आवेशों के गुणधर्म के बारे में जानना है। हमने ये भी जाना कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कैसे पैदा होता है। अब हम जान लेते हैं आवेशों के गुण क्या क्या हैं। देखिए नंबर एक देखो, नंबर एक पढ़ेंगे हम लोग। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश। आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ये अंडरलाइन कर लेना। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब आवेश की विमा के बारे में बात करेंगे। विमा ये तो आपने 11th में पढ़ी होगी। तो विमा क्या होती है, AT। क्या होती है, AT। कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान देंगे, मैं बता देता हूं। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इनटू सेकंड। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, IT। तो I मतलब धारा, मतलब धारा, और ये क्या होता है, समय। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, A, और T के लिए, सेकंड के लिए T। तो इसकी जो विमा होगी वो क्या हो गई, AT। क्या हो गई, AT। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मात्रा। मात्रा देख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो केवल मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। या फिर आप कह सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। विमा क्या होती है, AT। मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर इनटू सेकंड। नेक्स्ट है
व्यक्त किससे करते हैं इसको, देखिए प्रदर्शित किससे करेंगे, क्यू से। किससे व्यक्त करेंगे, क्यू से। या आप लोग स्मॉल क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। ये टोटल आवेश होता है और ये जो स्थिर आवेश होता है, बिंदु आवेश होता है, उसके लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चौथा पॉइंट बेटा अपने पास, आवेश कैसी राशि है। देखिए आवेश द्रव्यमान के तुल्य राशि है, द्रव्यमान के तुल्य होती है। जो आवेश है द्रव्यमान कैसा है, तुल्य है। आवेश द्रव्यमान कैसा है, तुल्य। बस जो प्रॉपर्टी द्रव्यमान पर काम करती है वो किस पर काम कर जाती है, आवेश पर। लेकिन कुछ विशेष जो गुण होते हैं वो आवेश पर काम नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास आवेश क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। ध्यान रखना ये सिद्धांत भी हमें पढ़ना है कि क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है। पेपर में काफी बार पूछा जाता है और आपके जो मंथली टेस्ट लगते हैं उनमें अधिकतर इन्हीं परिभाषाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए इधर आवेश संरक्षित राशि है। कैसी राशि है, संरक्षित। आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। अर्थात आवेश जो है वो संरक्षण के नियम का पालन करता है। जो आवेश है वो संरक्षण के नियम का करता है, पालन करता है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, पालन करता है। आवेश किसके नियम का पालन करता है, योज्यता के नियम का या योज्यता के सिद्धांत का पालन करता है। अब ये क्या होता है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ, बाकी हम टॉपिक में पढ़ेंगे इसको कि योज्यता क्या होती है। जैसे कि आपके पास पदार्थ है कोई भी, ये क्या है, कोई भी पदार्थ है, तो इसका टोटल जो आवेश है, इस पदार्थ का कुल जो आवेश है वो Q जो है वो इसके अंदर उपस्थित अन्य आवेशों के अदिश योग के बराबर होता है या बीजीय योग के बराबर होता है। Q1, Q2, Q3 और Qn। समझ में आया। योज्यता का सिद्धांत क्या होता है कि किसी पदार्थ का कुल आवेश उसमें उपस्थित अन्य आवेशों की बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसका जो मान आएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। ये क्या होता है, योज्यता का नियम होता है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, आवेशों के गुणधर्म हो गए। और भी हमारे पास गुणधर्म है, इसके लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। देखिए नंबर 1 है आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश की विमा क्या होती है, एटी। ये आपको विमा जरूर याद रखना, ध्यान रखना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगले चैप्टरों में या जितने भी टॉपिक आएंगे वहां पर हम जो विमा निकालेंगे उनमें आवेश का प्रयोग किया जाएगा, आवेश की विमा का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आवेश की जो विमा होती है वो क्या होती है, एटी होती है। क्लियर है। आवेश का मात्रक कूलम या एम्पीयर सेकंड होता है। हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे आवेशों की मात्रा के बारे में, वहां हम अन्य मात्रकों को भी जानेंगे। व्यक्त किसे किया जाता है, क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त किया जाता है। आवेश द्रव्यमान की तुल्य राशि है। जिस प्रकार यांत्रिकी में, ध्यान देना, जिस प्रकार यांत्रिकी में द्रव्यमान की महत्वता होती है उसी प्रकार स्थिर वैद्युतिकी में आवेश की महत्वता होती है। कि जितना योगदान स्थिर वैद्युतिकी में आवेश का होता है उसी प्रकार यांत्रिकी में द्रव्यमान का भी होता है। आवेश कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। आवेश कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। हम अगले टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसी प्रकार क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। आवेश योज्यता के नियम का क्या करता है, पालन करता है। योज्यता मतलब जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। मैं आपको बताया था योज्यता क्या होती है कि किसी भी पदार्थ का कुल आवेश
उस पदार्थ के अंदर उपस्थित अन्य आवेशों के योग के बराबर होता है। एक चीज यहाँ पे ये भी जाननी है आपको कि यहाँ जो आवेश प्रयोग किए जाते हैं वो चिन्ह के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ऋण आवेश होगा तो ऋण लगाया जाएगा, धन आवेश होगा तो धन का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि आवेश की विमा जरूर याद रखनी है आपको, क्योंकि इसकी जो विमा होती है वो 80 होती है और विमा अक्सर पूछी जाती है। तो मैंने आपको बताया अब तक आवेश हम बेसिकली जैसे पढ़ते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। मैंने आपको बताया धनावेश कब आता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और ऋणावेश कब आता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, आप किसी से पैसे लेंगे तो आप ऋणी हो जाते हैं उसके, और त्याग करेंगे तो धनवान हो जाएंगे। ठीक है ना? धनावेश होने पर वस्तु के द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है, और ऋणावेश होने पर वस्तु के द्रव्यमान में क्या आती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तो ये हो गया हमारे पास आवेशों के गुणधर्म हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं आवेशों की मात्रक या आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के मात्रक, ध्यान देना, मात्रक काफी बार पूछे जाते हैं और क्लास में भी टीचर पूछ लेते हैं चलती क्लास में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, फिर हम देखेंगे सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, फिर आवेश के बड़े मात्रक और फिर आवेश के छोटे मात्रक। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि एसआई पद्धति में, इसमें एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, या फिर क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। देखना ऐसे पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर क्या होता है, कूलाम। अब यहाँ पर हमें एक चीज जाननी है कि एक कूलाम की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या होती है। तो देख लीजिए, मैं लिख देता हूं एक कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम की परिभाषा। अब देखिए एक कूलाम कैसे निकल के आएगा, क्योंकि आपने देखा था Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT। अब एक कब आ सकता है बेटा, यहाँ पर देखना कि धारा कितनी चाहिए, 1 एम्पियर की होनी चाहिए। कितनी की होनी चाहिए, 1 एम्पियर की। और कितने सेकंड तक रहना चाहिए उसका, 1 सेकंड तक। ध्यान देना कि जब किसी पदार्थ में या जब किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला आवेश कितना होता है, 1 कूलाम होता है। जब किसी पदार्थ या चालक के अंदर 1 कूलाम या 1 एम्पियर की परिभाषा, सॉरी ध्यान देना थोड़ा मिस्टेक हो गई। जब किसी पदार्थ या चालक के अंदर, जब किसी पदार्थ या चालक के अंदर 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होने वाला आवेश 1 कूलाम होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ध्यान देना। जब किसी चालक के अंदर, जब किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए, की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो प्राप्त आवेश 1 कूलाम होता है। कितना होता है, 1 कूलाम होता है। तो ये क्या हो गई, 1 कूलाम की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा।
जब किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो उपरांत आवेश कितना होता है, 1 कूलाम होता है। हम मात्रकों की बात कर रहे हैं, ऐसे पद्धति मात्रक क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड या कूलाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, अब बात करेंगे सीजीएस पद्धति में। किसमें बात करेंगे, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्या होता है, फ्रैंकलिन, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, एफआर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एफआर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, फ्रैंकलिन होता है। और ये भी तुम्हें याद रखना है कि सबसे छोटा मात्रक आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, फ्रैंकलिन होता है। कौन होता है, फ्रैंकलिन होता है। कौन होता है, फ्रैंकलिन। सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है, जिसको ईएसयू पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन। या आप ये भी कह सकते हैं, इसकी एक बात है, ये तो ईएसयू में हो गई। और ईएमयू पद्धति लिखना, ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और जो हम बात करते हैं मात्रक क्या होता है, एम कूलाम होता है। क्या होता है, एम कूलाम। एम कूलाम, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद होगा कि आप इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है, जिसे एफआर से व्यक्त करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, एम कूलाम। ये भी सीजीएस पद्धति का ये ध्यान रखना, पर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इन सभी में रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना, 1 कूलाम इक्वल टू 1 कूलाम इक्वल टू 3 गुणा 10⁻⁹ फ्रैंकलिन बराबर 1/10 एफ कूलाम। एफ कूलाम यह बराबर हो जाता है 3 गुणा 10⁹ एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है ना, एम्पियर इनटू सेकंड या इतने कूलाम में हो जाता है 1 एम्पियर इनटू सेकंड में। ये सभी बराबर ना देना, 1 कूलाम की इक्वल टू ये भी होता है, इतने फ्रैंकलिन बनेंगे, 1 कूलाम के इतने एफ कूलाम बनेंगे, और इतने एम्पियर इनटू सेकंड भी 1 कूलाम के अंदर बन जाएंगे। क्लियर, तो आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है हमारे पास आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक देखिए ना, बात करते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, देखना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम होता है। क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा, फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन। देखिए आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक। तो आवेश के अन्य मात्रक क्या होते हैं, ध्यान देना जरा।
जैसे कि छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो कूलाम, क्या है माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, ये अन्य मात्रक है, इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, म्यू सी से व्यक्त करते हैं माइक्रो कूलाम, और 10⁻⁻⁶ कूलाम। नैनो कूलाम होता है, नैनो कूलाम, इसको एनसी से व्यक्त करेंगे 10⁻⁹ कूलाम। तो ये आवेश के अन्य मात्रक हैं, माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम, नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ही पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो एम्पियर इनटू सेकंड होता है या कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरी बात, हमने एक कूलाम की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा देखी। एक कूलाम की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा मैंने आपको बताया कि जब किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो हमें प्राप्त होने वाला आवेश 1 कूलाम होता है। कितना होता है, 1 कूलाम। फिर हमने देखा कि सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अर्थात फ्रैंकलिन। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन, जिसको किससे व्यक्त किया जाता है, Fr से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चुंबकीय स्तर पर आवेश का मात्रक क्या प्रयोग किया जाता है, वो मैंने आपको बताया F कूलाम प्रयोग किया जाता है। तो फिर हमने रिलेशन पढ़ा कि 1 कूलाम इक्वल टू 10⁻⁹ फ्रैंकलिन बराबर 1/10 F कूलाम बराबर 10⁻³ एम्पियर इनटू सेकंड, या कूलाम के रूप में भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे आवेश का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। बात मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, और नया टॉपिक लेकर आएंगे। हम आवेशों के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।